सो इन दिस पिक कार्ड रीडिंग मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है टैरो से कि इस समय में आपको आपका कौन सा कर्म परेशान कर रहा है। मे बी पिछले जन्मों का यानी प्रारब्ध कर्म आपको परेशान कर रहा हो, या इसी जन्म में किए गए जो आपके पुराने कर्म हैं, जिनको हम डिसीजन भी बोल सकते हैं, जिनको हम विचार भी बोल सकते हैं। क्योंकि कर्म आप किस तरीके से करते हैं, या तो आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप कोई काम करते हैं तो वो आपका कर्म बनता है, या आप कोई विचार करते हैं, आप थॉट प्रोसेस जो होता है आपका, वो भी आपका कर्म बनता है, या फिर आप किसी के साथ में आदान प्रदान वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी आपका कर्म बनता है। ठीक है, तो इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रारब्ध कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार आपको कौन से कर्मों का फल मिल रहा है और किस तरह का वो फल मिल रहा है, और जो भी आप इस समय में कर्म फल को भोग रहे हैं वो कर्म फल आपकी सोल की ग्रोथ में कैसे मदद कर रहे हैं, आपके इन कर्मों को रिलीज करने के लिए आपको कैसे स्वयं पर काम करना होगा, कौन कौन से आपके ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से ये कर्मफल आपको परेशान कर रहे हैं, और कैसे आप इन ब्लॉकेजेस को हटाएं तो आप इन कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। ओके, तो ऐसी बहुत ही एक डीप हमने क्वेश्चन किया है टैरो से, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकल कर आने वाला है। कार्ड्स मैंने देख लिए हैं, लेकिन जब शुरुआत होगी चैनलिंग की, जब शुरुआत होगी तब आई डोंट नो तब उस समय में क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 पाइल्स हैं। पहली पाइल है द 8th हाउस पाइल। द 8th हाउस पाइल क्योंकि आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्म फल होते हैं वो आपकी कुंडली को इफेक्ट करते हैं, आपकी बर्थ चार्ट को इफेक्ट करते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल टैरो का इस्तेमाल किया है। तो 8th हाउस पहला पाइल है, 8th हाउस। इस पे बनी हुई छवियों को देखने से भी आपको ट्रिगर हो जाएगा, यानी आपको इंट्यूशन मिल जाएगा कि आपको कौन से कर्म फल परेशान कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है या दूसरी पाइल है हमारे पास द 5th हाउस, 5वां घर, आपकी कुंडली का 5वां घर। पहला है कुंडली का 8वां घर, दूसरा है कुंडली का 5वां घर, और तीसरा है कुंडली का 2nd हाउस यानी कि दूसरा घर या भाव भी बोलते हैं। तो 8वां भाव, 5वां भाव और दूसरा भाव, आप चाहें तो एक से अधिक को भी चुन सकते हैं पाइल्स को, और आप चाहें तो सारे पाइल्स को भी देख सकते हैं, जस्ट टू गेट द नॉलेज कि कौन से कर्मा का किस तरह का फल है जो लोगों को मिलता है, क्या ब्लॉकेजेस होते हैं जिनको दूर किए जाने की ज़रूरत है। तो जल्दी से अपने लिए पाइल चूज कर लीजिए, और हम शुरू करेंगे फर्स्ट पाइल यानी कि 8th हाउस के साथ। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए, और एक प्रॉपर गाइडेंस की आप तलाश में हैं, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन। आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं, उनमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कौन सी नई प्रैक्टिसेस आपको अब और करनी चाहिए, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए आपको और क्या प्रयास करने चाहिए, ये सभी डिस्कस करते हैं हम आपके साथ पर्सनल सेशन में। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। तो फर्स्ट पाइल के कार्ड्स हमारे सामने हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, पाइल नंबर 1 द 8th हाउस कार्ड आया है, दूसरा कार्ड है एमिली डिक्सन जिस पर लिखा है द सोल, तीसरा कार्ड आया आपके लिए एनलाइटनमेंट, चौथा कार्ड आया ट्राइबल स्पिरिट डांसर, पांचवा कार्ड है पैरट, और छठा कार्ड है आपके लिए अकाउंटेंट कैसेट्रीन कार्ड है ये, और उसके बाद में कार्ड आया है काउंसलिंग कार्ड आया है। ओके, सो पहली चीज जो बात मुझे आपसे यहाँ पर करनी है, कौन सा पाप कर्मा आपको इस समय में बैड एक्सपीरियंसेस दे रहा है। 8th हाउस जिन्होंने चूज किया है पीपल, पहली चीज़ तो ये है कि आपको वाइज काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है,
आपको पॉजिटिव गाइडेंस की कह लें या पॉजिटिव काउंसलिंग की हम कह लें, आपको काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि एज में भले ही आप काफ़ी बड़े हो गए होंगे, ठीक है, आप मदर हों, फादर हों, आपके बहुत सारे बड़े बड़े रिश्तों में आपको लोग पहचानते होंगे, लेकिन फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जो आपकी सोल है ना, उसका डेवलपमेंट बहुत कम हो पाया है। एज अ करेजियस सोल, एज अ साहस से भरा हुआ, अपने लिए खुद के लिए डिसीजन लेने वाला, अपने पैरों पर खड़े होने वाला, और अपने लिए अगर अपने लिए स्वयं के लिए बोलने वाला, अपने लिए अपनी बात को रखने वाला, इस तरह का जो करेजियस डेवलपमेंट होता है ना, वो आपकी सोल का नहीं हुआ है। कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं। आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी इसमें डेफिनेटली शामिल है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन आपका इस लाइफ का भी मुझे लगता है अपब्रिंगिंग आपकी इस तरह से हुई है, आपका संस्कार इस तरह से पड़े हुए हैं, या आपके बचपन से आपके माता पिता के द्वारा, या जिनको बड़े लोगों को आप देख कर बड़े हुए हैं, तो दबा दबा के रखा जाना, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करना, और वही अच्छा है। मतलब संस्कार का मतलब है दबते जाना, संस्कार का मतलब है अपने लिए ना बोलना। इस तरह का आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, और इस वजह से आपको रिलेशनशिप पर, आप देख रहे हैं 2 रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की है जो कि इस रिंग को देख रही है, लाइक इट्स लाइक वेटिंग या सैड या डिप्रेस्ड, एक फेमिनिन फिगर हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि आपकी बचपन से आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो इस तरह की हुई है कि वुमेन या औरत जो होती है उसको दबा कर रखा जाए, दबा कर रखा जाता है। वो औरत बनी ही सहन करने के लिए होती है, जैसा है वैसा निभाओ, जैसा है वैसा चलाओ। इस तरह की अपब्रिंगिंग आपकी हुई है, और आप अपनी बात को खुलकर कहना नहीं सीखे हैं, और आप डरते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा भयाक्रांत हैं आप, फियर इश्यूज आपके अंदर बहुत सारे हैं। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो 8th हाउस होता है ना कुंडली में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हो तो 8th हाउस जो होता है कुंडली का, वो होता ही कर्मा का हाउस है, इसको हाउस ऑफ कर्मा ही कहा जाता है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जब मैं शफलिंग कर रही थी, पहला कार्ड यही आया था बाहर, एंड दैट इज द हाउस ऑफ कर्मा। यानी कि मुझे फर्स्ट स्पिरिट ने पहले ही संकेत दे दिया था कि ये रीडिंग जो होने वाली है पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि 8th हाउस का जो इफेक्ट आता है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से निकल कर आता है, ठीक है। यानी पास्ट लाइफ के अंदर आपके जैसे भी संस्कार बने होंगे, पिछले लाइफ टाइम में जैसे भी आपके संस्कार बने ना, उसकी वजह से आपके सोल पर एक इम्प्रिंट है, आपकी सोल पर एक छाप बनी हुई है, और वही वजह है कि आप किसी पर्टिकुलर घर में जन्म लिया, आपके माता पिता कोई पर्टिकुलर तरह के रहे जो आपको दबाने वाले हों, कंट्रोलिंग नेचर के हों, फिर उसके बाद आपने स्पाउस जो रिलेशनशिप में गए, आप आगे भी आपको इसी तरह के कंट्रोलिंग लोग मिले जो आपको एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर, यानी दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आपका पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो आपको इस लाइफ में अफेक्ट रहा है। कौन सा कर्मा? आपका फियरफुल होना, आपका भय से भरा हुआ कर्मा। आप ना पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आपके बार बार ऐसे ही हुए होंगे कि लोगों के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया होगा, आपके अधिकारों को छीन लिया गया होगा, आपको अधिकार नहीं दिए गए होंगे। तो आपके अंदर ना बहुत भय वाली एनर्जी है। पास्ट लाइफ में आपने जो एनर्जी इकट्ठी करी है, कर्म एनर्जी, वो भय की एनर्जी इकट्ठी करी, यानी ये जो आपको फल भुगत रहे हो ना, आप वैचारिक कर्मों का फल है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने हाथों से कोई बैड कर्मा किया है, ऐसा नहीं है। आपके विचार जो आपके भय वाले जो आपके विचार है ना, खुद का डर डर के सहम कर रहने वाले जो आपके विचार हैं, उन विचारों ने आपको इस तरीके से उन विचारों ने इस तरीके से कर्मा क्रिएट किया है कि आप इस लाइफ टाइम में भी आप डरे डरे सहमे से ही रहते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना ऐसे लोग मिलते होंगे जो कि टॉक्सिक रिलेशन है, आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशन है, लेकिन आप जैसे कि बाध्य हो, उनको सहने के लिए बाध्य हो। आपको भले ही व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा, उसका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आपके उनके बीच में इस तरह का बैड कर्मा इशू बन चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन से बाहर जा ही नहीं सकते, आप हेल्पलेस हो। भले ही आपको कोई इंसान धोखा दे रहा है, भले ही आप के साथ में किसी भी तरह की बैड कुछ भी कर सकता है, आपको हेट करने वाले लोग आपके अराउंड हैं, आपसे जलने वाले लोग आपके अराउंड हैं, रिवेंज लेने वाले लोग आपके अराउंड हैं,
लेकिन आपका संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है, भय का संस्कार, कि आप अपने लिए कभी बोलना सीखे ही नहीं। आप अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अगर आप जो कर रहे हैं ना, इसका वजह है आपका पास्ट लाइफ का फियर, और आपका इस लाइफ का भी बचपन से आपने इसी तरीके से अपब्रिंगिंग आपकी ऐसी हुई है। और यही वजह है कि आपको ना बहुत बैड एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए होंगे, जैसे कि आपके नियर एंड डियर लोगों की डेथ हो जाना, क्योंकि आप भय में जीते हो हमेशा कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो वो भय जो है बार बार आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो आपसे सेपरेट हो जाए, चाहे उनकी डेथ की वजह से हो जाए या किसी और वजह से वो लोग आपसे अलग हो जाए, और फिर आप डरे से डिप्रेस्ड हो, आपके काम ना बने, आपको बीमारियां भी बहुत सारी होंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ बैड कर्मा जो इश्यूज है ना, ये बीमारियों को लेकर आता है। तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता होगा, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करता होगा, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं, आपको ना नुकसान भी बहुत सारा भुगतना पड़ता होगा, नुकसान अक्सर आपको होते रहते होंगे, और लोगों से धोखा पाना, पैसों का नुकसान होना, ये सब आपको होता रहता है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही डरी सहमी सी एक सोल है। ओके, तो आपका ब्लॉकेज क्या है जिसकी वजह से आपको ये कर्मफल इफेक्ट डाल रहा है? आपका अपना भय, आपके अपने फियर इश्यूज। ओके, और उसके बाद जो दूसरा कार्ड है हमारे पास, द सोल कार्ड आया है, और उसके बाद एनलाइटनमेंट कार्ड आया। आपकी लाइफ, इस लाइफ टाइम में आपकी सोल इस फियर इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहती, इस फियर इश्यूज से पार पाना चाहती, इसलिए आपके सामने फिर से वैसे ही लोग लाए जा रहे हैं, ताकि आप अल्टीमेटली इस बात को समझें कि जब तक मैं डरता रहूंगा या जब तक मैं डरती रहूंगी, तब तक मैं इस चेन से बाहर नहीं निकलूंगा। देखिए, द ट्राइबल स्पाइरल डांसर, उसी स्पाइरल में घूमे जाएंगे, उसी स्पाइरल में घूमे जाएंगे। काफी ट्राइबल वर्ड है ना यहाँ पर। तो आप ना कई कई जन्मों से आपके अंदर ये, कई कई जन्मों से आपके अंदर ये पैटर्न बना हुआ है कि आप डरते रहे हो, डरते रहे हो, डरते रहे हो, और दबते रहे हो, दबते रहे हो, दबते रहे हो। लेकिन अब आपकी सोल ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे अब और नहीं डरना है, नहीं मुझे अब और नहीं दबना है। ओके, तो अब एटलीस्ट अब तक आप इस तरह का कर्मा को भुगत भी रहे हैं, इस कर्म फल को अगर आप भुगत भी रहे हैं, तो आपकी सोल आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज अपने पास्ट लाइफ या इस लाइफ के फियर इश्यूज पर काम करो, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करो, एनलाइटनमेंट करो, ठीक है। और उसके बाद में इस स्पाइरल डांस से, यानी कि इस आवागमन के चक्र से आप छूट जाओ, इसके लिए आपको आपकी सोल जो है वो प्रे कर रही है, आपकी सोल एनलाइटनमेंट करना चाहती है, ठीक है। एनलाइटनमेंट कार्ड का मतलब आपको, आपका जो सोलर चक्र है वो ब्लॉक है, क्योंकि सोलर चक्र जब ब्लॉक होता है तो लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग होती है, कुछ अचीवमेंट ना कर पाने की फीलिंग होती है, मैं कुछ नहीं कर पाया इसकी फीलिंग होती है। तो आप अपने सोलर चक्र का जो आपका ब्लॉकेज है, इसके ऊपर आप काम करो। और ना एनलाइटनमेंट वर्ड का ये मतलब कि अपनी थॉट, अपने विचारों के पैटर्न पर काम करो, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके नेगेटिव विचारों को आपको सुधारने की, संवारने की आपको ज़रूरत है। और जो चीज़ें, जो फियर्स अब आपके काम के नहीं, इनको लेट गो कर दो, थोड़ा करेजियस बनो, थोड़ा साहसी बनो, और ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हो सकता है आपके घर के अंदर जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें आपको ज़्यादा कुछ करते नहीं रहना पड़ता, लेकिन उससे आपकी सोल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी जगहों पर जाओ जहाँ पर आपको थोड़ा कुछ चैलेंज मिलता है, चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो, भले उसका कोई रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ लिखा, आई एंजॉय वर्किंग एंड प्लेइंग विद कलर्स एंड क्रिस्टल्स, ऑल टाइप ऑफ जेम स्टोन्स हेल्प मी रिबैलेंस माई एनर्जी। आपको स्पेशल गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जेम स्टोन्स की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। सभी कलर के जेम स्टोन, माने 7 चक्रा जेम स्टोन के साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको आपकी वाइब्रेशन रेज होंगी, क्योंकि आपकी अपनी वाइब्रेशन फियरफुल वाइब्रेशन से आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। तो जो तुरंत प्रभाव से जो काम करेगा ना, वो क्रिस्टल्स या जेम स्टोन्स आपके साथ में काम करेंगे। क्रिस्टल के साथ में होने से आपको हेल्प मिलेगी कि कॉन्फिडेंस गेन होगा आपके अंदर, ठीक है। और यहाँ लिखा, आई मॉडल द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल टू इम्प्रूव माई सक्सेस। और आपको दूसरे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़नी चाहिए, लोग कितनी बुरी बुरी कंडीशन से निकलकर सक्सेस की तरफ गए हैं। तो अपनी हताशा, अपनी निराशा पर काबू पाने के लिए दूसरे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पर ध्यान दीजिए, उनको आप पढ़िए। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ फोकस करके दिखाती हूँ।
इट्स ईजी फॉर मी टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ, अपने लिए बोलना सीखिए। आई शाइन माई लाइट ब्राइटली एंड एक्नॉलेज माई मैग्निफिसेंट, अपनी लाइट को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए। आई एम ब्रिलियंट, गॉर्जियस एंड फेबुलस, अपने आप को ऑथेंटिकेट कीजिए कि मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं गॉर्जियस हूँ, मैं फेबुलस हूँ। ओके और आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है इसके लिए टॉर्मेलाइन को भी आप चूज कर सकते हैं। 7 चक्रा विद टॉर्मेलाइन ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगे तो आपको इस तरह की नेगेटिविटी से बाहर निकलने में डेफिनेटली सहायता मिलेगी। ओके और सेल्फ लव, आपको स्वयं से प्यार करने की जरूरत है। सेल्फ लव करने के लिए आपको रोज क्वार्ट्स का आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया जैसे अकाउंटेंट कार्ड, सिट्रीन कार्ड है। तो सिट्रीन जो होता है वो देखिए यहाँ पर भी एनलाइटनमेंट कार्ड है ना आपके लिए। तो सिट्रीन और एनलाइटनमेंट दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि आपको अपने सोलर चक्रा पर काम करने की जरूरत है, अपना नेम फेम और मनी कमाने की दिशा में आपको बढ़ने की जरूरत है। इतने सारे बिल्कुल सारे दड़ तोड़ दीजिए, अपने सारे जो लिमिटिंग बिलीफ से सीमित दायरों को छोड़ दीजिए और आप एकदम से कुछ क्रिएटिव कुछ नया करने की दिशा में आप बढ़ जाइए। तो अगर आप चाहते हैं कि लक फैक्टर आपका साथ दे, हेल्थ आपका साथ दे और पॉजिटिव आप बने रहें, अंदर एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती रहे, तो आप सिट्रीन क्रिस्टल का भी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा बड़ा साइज का सिट्रीन क्रिस्टल या फिर ज़्यादा अमाउंट में सिट्रीन क्रिस्टल, जैसे सिट्रीन का ट्री या सिट्रीन की बजाय आप येलो जेस्पर का भी यूज़ कर सकते हैं, या सिट्रीन की रिंग या सिट्रीन का ब्रेसलेट या सिट्रीन का नेकलेस अपने बॉडी पर आप धारण करके रखेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आएगी। और सिट्रीन क्रिस्टल का जो टंबल आता है, स्टोन आता है, उसको अपने नाभि चक्र के ऊपर या सोलर प्लेक्सिस के ऊपर आप रख कर मेडिटेशन करेंगे तो उससे भी आपका सोलर चक्र बैलेंस होगा। ओके तो यहाँ पर बात की जा रही है आपके फियर फैक्टर की। जो कर्मा आपको इस समय में बैक करा हुआ है कि आपका जन्म जन्म से जो भय का संस्कार आपके अंदर डला हुआ है वो आपको परेशान कर रहा है। इस भय से अपने आप को हील कीजिए और अपने आप पर, और ये जो एनलाइटनमेंट का कार्ड है ना आपकी गट फीलिंग का भी कार्ड है। सोलर सिस्टम का, सोलर प्लेक्सिस का मतलब होता है आपकी गट फीलिंग। अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। एनलाइटनमेंट वर्ड का मतलब है कि सॉलिट्यूड में जाइए, लोगों से हट जाइए, अलग हो जाइए। जिन लोगों को वैसे ही बुरे लोग जो आपके आसपास है उनसे थोड़ा सा कट जाइए। अपने फियर्स को लिखिए, राइट डाउन योर फियर्स, क्या क्या आपके फियर्स हैं, किन किन चीज़ों से आप डरते हैं। और उसके साथ में ये भी लिखिए कि उन डरों को पार पाने के लिए अभी इसी वक्त एट प्रेजेंट आप क्या स्टेप ले सकते हैं, और आप उन स्टेप्स को लेना शुरू कीजिए। और एक के बाद एक अपने डरों को जीतते जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यस मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे किसी डर को जीतने की, तब तक वो डर जा ही नहीं सकता है आपके अंदर से। ओके तो आप अपने डरों को लिखिए और उन डरों को जीतने का क्या तरीका हो सकता है उसको भी लिखिए। अगर नहीं पता है तो ढूंढिए, सर्च कीजिए और अपने उन डरों को जीतने का आप काम कीजिए। और कमेंट करके बताइए मुझे, आप नीचे इनबॉक्स में जाके आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आपका क्या फियर है और आपने आज इस रीडिंग के बाद में क्या सोचा है कि अब उस डर को काबू पाने के लिए आप क्या स्टेप लेने वाले हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे इस जानकारी को सुन के बहुत खुशी होगी कि आपने इस रीडिंग को देखा और इस रीडिंग से आपने कुछ प्रेरणा ली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो पाइल नंबर 2 के कार्ड्स, 5th हाउस कार्ड हमारे पास में है। ये रीडिंग आपको ट्रिगर कर सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप दूसरी किसी पाइल को भी देख सकते हैं। हालांकि ये रीडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब आपको कर सकती है। ये बी कार्ड भी है तो डंक मारे जाने का डर है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि या तो इस लाइफ टाइम में, अब तक की जो आपकी लाइफ, पीछे आपकी जो लाइफ गई इसमें, या तो फिर पास्ट लाइफ्स के अंदर। ओके पास्ट लाइफ कर्मा है ये, सॉरी पास्ट कर्मा है ये, तो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, वो इस लाइफ का भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरा ध्यान जा रहा है, और मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि आपको इस रीडिंग को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बाय दिस रीडिंग इफ़ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद इट। ओके तो मेरा
मेरा इंटेंशन किसी को भी यहाँ पर हर्ट करने का नहीं है, लेकिन जैसा कार्ड बता रहे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर पहली चीज़ जो ट्रिक्स्टर कार्ड के ऊपर मेरा ध्यान जाता है, यहाँ पर एक फॉक्स है। यहाँ पर आपको फॉक्स का मतलब पता है, चालाक, लोमड़ी कहा जाता है हमारे यहाँ पर, और ट्रिक्स्टर वर्ड भी इसके ऊपर डेफिनेटली लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल सा पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर समझ में आती है कि आप थोड़े से ट्रिकी पर्सनैलिटी हो, आप थोड़ा मैनिपुलेट करते हो लोगों को, आप अपने हिसाब से लोगों को मोल्ड करने की, अपने हिसाब से चलाने की, सेल्फिश नेचर, थोड़ा झूठ बोलना, थोड़ा सा चालाकी करना, थोड़ा बेईमानी करना। और ट्रिक्स्टर वर्ड जो होता है ना, लोमड़ी, मतलब दिखता ऐसा होगा कि ऐसा नहीं, आपका इंटेंशन बाहर से देखने पर लगता होगा कि आप बहुत ईमानदार हैं, जेन्युइन पर्सन हैं, दूसरे का आप भला सोचते हैं, व्हाटएवर, लेकिन अंदर की बात यह है कि अंदर से आप ट्रिक थोड़ा खेलते जरूर से हैं। ओके, और उसका बैक ये हो रहा है कि लोग धीरे धीरे शायद आपसे कट ऑफ होते जा रहे हैं, लोग आपसे कटते जा रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि पास्ट में आपने इस तरह के ट्रिक्स कहीं खेले हैं, इस तरह का कोई चालाकी या बेईमानी आपने करने की कोशिश की है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में जैसे कि अटक गए हैं, आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ग्रोथ आपकी रुक गई है, मनी पर ब्लॉकेज आ गया है, या करियर में ब्लॉकेज आ गया है, या फैमिली में लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो रहे हैं, आप अलग थलग पड़ गए हैं। इस तरह का मुझे आपके लिए यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं, जो जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी यहाँ की इस फाइल में जो प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, वो मैन्युपुलेशन और ईगो की, प्राइड एंड ईगो की प्रॉब्लम है। जो कर्मा आपको इस समय में बैक कर रहा है वो है आपका प्राइड, आपका ईगो, आपका अहंकार और आपका अभिमान, आपका अहंकार। ये चीज़ जो आप पहले शायद ज़्यादा अभिमानी रहे हो, पहले ज़्यादा अहंकारी रहे हो, और उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट अब आ रहे हैं। मे बी इस लाइफ टाइम में, मे बी किसी पास्ट लाइफ टाइम में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ बी भी बनी हुई है यहाँ पर। तो इट्स लाइक कि आप लोगों को चुभता हुआ वचन बोल देना, कुछ ऐसा बुरा बोल देना, कटिंग वर्ड्स बोल देना कि लोगों को बुरा लग जाए, या आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि आई एम द सुपर, मैं सबसे सुपर हूँ, मैं। और यहाँ पे देखिए परफेक्शन कार्ड भी आया आपके लिए, तो मैं परफेक्शन से काम करती हूँ, मैं बहुत परफेक्शनिस्ट करती हूँ व्हाटएवर। और जैसे ये कि मैं आई एम अपर और बाकी सब लोग, आप सब नीचे हो, और इस वजह से लोगों को कोल्ड शोल्डर देना, मतलब कि अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उनको अपने बराबर ना समझना, उनको थोड़ा उनको नेग्लेक्ट बिहेवियर करना, ऐसा प्राइड और ईगो आपके अंदर या तो प्रीवियस रहा है या प्रीवियस आपकी लाइफ टाइम्स में रहा है। ठीक है, और आपके अंदर अपने काम के प्रति, या अपने मे बी आपके सामाजिक रुतबे की वजह से, आपकी ब्यूटी की वजह से, आपके एजुकेशन की वजह से, आपके करियर में कुछ आपने अच्छा कुछ भी आपका अच्छा अचीवमेंट था, ऑब्वियसली आपने अच्छा काम किया, परफेक्शन कार्ड है, तो यू आर अ परफेक्शनिस्ट, मे बी आप हर काम अच्छे से करते हो, परफेक्शन से करते हो, लेकिन उसका एक सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर है कहीं ना कहीं। और वो चीज़ लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों को अपना ऐसा कुछ शो करते हो ना, उससे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से क्रूअल हो, लोगों के प्रति थोड़ा क्रूर हो, आप उतना अच्छे से सोफिस्टिकेटेडली आप नहीं बोलते। आप शायद लोगों को ऐसा बोलते हो, हम तो सच बोलते हैं। ठीक है, सच तो हमेशा कड़वा होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि एक वो लाइक संस्कृत पद है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले, प्रिय बोलें और अप्रिय सत्य ना बोलें। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, आप थोड़ा सा जबान पर ऐसा कंट्रोल नहीं रखते हैं कि आप अप्रिय सत्य को बोल देते हैं, और ये कह के बोल देते हैं कि हम तो साफ साफ बोलते हैं, जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, हम किसी के पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन वो चीज़ लोगों को बुरा लगता है, और वो चीज़ की वजह से आपको आफ्टर इफेक्ट्स उस चीज़ के झेलने पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर लगता है। नॉट ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं, ऑफेंडेड फील करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस रीडिंग में एक और भी चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि यू आर ए वेरी, अगर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हाउस वाइफ हैं तो आप बहुत परफेक्शन के साथ अपना काम करती हैं, बहुत बढ़िया आप काम करती हैं, बहुत डिवोटेड आप मदर हैं, बहुत डिवोटेड आप वाइफ हैं। आपका घर को कैसे संभाला जाता है, सार संभाल कैसे की जाती है, बच्चों की सार संभाल कैसे की जाती है, वो सब आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को आप निभाते हैं।
क्योंकि 5th हाउस जो है ना, अब हम इस कार्ड की बात करते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पर ज़्यादा वाइब्स आई, नेगेटिव वाइब्स, तो मैंने पहले वो आपको बता दी, अब मैं वहाँ से चलती हूँ। तो जो 5th हाउस होता है ना, ये डोमेस्टिक प्लेजर का कार्ड है, मतलब कि घरेलू जिंदगी जो, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी आया शैली जैक्सन जो लिखा है, ये फैमिली कार्ड लिखा है, इसमें नीचे लिखा है फैमिली, तो ये एक फैमिली का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। ओके, तो ऐसा है कि अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए ना, तो आपको सब कुछ डोमेस्टिक प्लेजर है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे हैं, आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, रोमांस है जिस पर आपको प्राउड भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर यू हैव फन रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। अगेन मैंने वही कहा कि आपके पास जो अच्छा है उसके लिए आपको कहीं कहीं प्राउड की फीलिंग है, और उस प्राउड की फीलिंग की वजह से आपको उसके बैड इफेक्ट्स आपको भुगतने पड़ते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश हो, आप बढ़िया हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी नहीं हो, ठीक है, आप नेगेटिव भी नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दो बातें हो सकती, आप अपनी लाइफ में खुश हो तो जेलस पीपल, आपके साथ ट्रिक खेलने वाले पीपल, आपके साथ मैनिपुलेट करने वाले पीपल आपको परेशान करते रहते होंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप ऐसे रहे हुए हो, इसलिए इस लाइफ में भले ही आप कुछ बुरा नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, आप किसी की हरी भरी में नहीं हो, आप किसी के काम में टांग नहीं अड़ा रहे, फिर भी ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो कि आपको परेशान करें, जो आपकी दुख हो, जिसको कार्मिक सम बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि पास्ट लाइफ में आप ऐसे रहे होगे कि आप लोगों को इसी तरह से हर्ट करते रहे हो या उनको पिंच करते रहे हो, तो अब आपको भले ही कुछ भी ऐसा लग रहा है मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ये पास्ट कर्मा है जो आपको बैक कर रहा है। और तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, तीसरी चीज ये है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे देखा जाए तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में खुश हो, बाहर से सब अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको ये सेंस है कि मैं कुछ लाइफ में नहीं अच्छा कर पाया, कुछ बड़ा नहीं कर पाया, अपना करियर नहीं बना पाया। तो बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से हमेशा आपको एक कमी का एहसास होता रहता है। उसकी उसकी वजह भी कहीं ना कहीं यही है कि पास्ट लाइफ टाइम्स में जब आपने कुछ अच्छा अचीव किया होगा तो आप ना उस पर आपने प्राउड किया, उसका आपने प्राइड किया, उसका आपने अहंकार किया, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में आपको घर परिवार सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, किसी चीज़ पर प्राइड कर सके, किसी चीज़ पर अहंकार कर सके, ऐसी कोई चीज़ इस समय में आपको नहीं मिली, और ये चीज़ भी आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कचोटती है, ऐसा भी मुझे लगता है। इसमें बहुत सारी मिक्स्ड वाइब्रेशंस हैं इस फाइल के अंदर। ऐसा भी मुझे लगता है, देखिए ऐसा भी मुझे लगता है इस फाइल के लिए कि अंदर से मतलब पहले आपके बारे में बताती हूँ मैं, जब आपकी शायद मैरिज नहीं हुई हो बचपन में, या फिर अभी से कुछ साल पहले तक आप काफ़ी आराम पसंद रहे होगे, परफेक्टली कामों को परफेक्टली करने के लिए आपकी स्पीड धीरे रहती होगी, मतलब आप मैं अच्छे से करूँगा इस वजह से आप कामों को धीरे कर रहे हैं, आप कामों को समय पर नहीं करते रहे, मतलब आपने वर्कोहलिक नहीं थे, आप कामों से बचते रहे, छुपते रहे, थोड़ा सा लेजी, थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट करना या फिर बहानेबाजी करते रहना। जब आपका करियर बनाने का अच्छा समय था, जब आपका पढ़ाई का अच्छा समय था, तब आपने चीज़ों को टालते रहे, तब आप चीज़ों के बहाने बनाते रहे और आपने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी कि आपको करनी चाहिए थी। और अब जब आपकी मैरिज हो गई, जब आप घर में सेटल हो गए, तब बाहर से दिखने पे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर से आपको कहीं ना कहीं ये कमी फील होती है कि मेरी भी अच्छा करियर होता, मेरा भी अच्छा कुछ लाइफ होती। तो वो कर्म आपको बैक कर रहा है कि जो आपने अपनी लाइफ को परफेक्ट करने के लिए, अपने करियर को परफेक्ट करने के टाइम पर आपने जो मेहनत नहीं करी, आपने जो ट्रिक्स खेलते रहे आप आराम देखने के लिए, अब वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं वापस दोबारा आके कचोट रही है कि मैंने अगर अपने ही साथ में, अपने करियर के साथ में ट्रिक ना खेली होती, अगर मैंने सिंसियरली वर्क किया होता पहले, तो अभी मेरे पास घर भी होता और अपना एक अच्छा करियर भी होता। इस तरह भी कर्मा आपको कहीं ना कहीं बैक कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वाली फाइल के अंदर जो जिन्होंने सेकेंड फाइल चुनी है, इसमें बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी है। ओके, इसमें अलग अलग तरह के कर्मा है और उनके अलग अलग तरह के आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो
आपका ब्लॉकेजेस क्या क्या है? आपके 2-4 ब्लॉकेजेस जो आपको समझ में आ रहे हैं, आप मैनिपुलेट करते हैं, आप लोगों को कड़वा सत्य बोलते हैं, या फिर आप आलस करते हैं, तो ये आपके यहाँ पर ब्लॉकेजेस निकल कर आ रहे हैं। आप लोगों की इंसल्ट करते हैं, आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपके अंदर परफेक्शनिस्ट का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। या आपके पास जो कुछ भी अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप सुपर से भी ऊपर हो, बाकी सब लोग नीचे हैं, इस तरह के सेंस अगर आपके अंदर है, तो ये आपके ब्लॉकेज हैं और ये आपको आगे जाके परेशान करेंगे। और आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आई है, देखिए म्यूजिशियन कार्ड भी है यहाँ पर, म्यूजिशियन लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। तो म्यूजिक, मीठा बोलिए, मीठा बोलिए। यहाँ पर भी बी कार्ड है, हनी, हनी का कार्ड है। मीठा बोलिए, अपनी बोली पर, अपनी कम्युनिकेशन पर सुधार लाइए, मिलजुल कर रहिए। बी का मतलब भी होता है मिलजुल कर रहिए। फैमिली में, लोगों के साथ, कम्युनिटी में मिलजुल कर काम कीजिए। सब आपके जैसे परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कीजिए। आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में बिहेव कीजिए। अगर आप मिसमैनेज हो रहे हैं, आपके अंदर परफेक्शन नहीं है, तो अपने परफेक्शन को अचीव कीजिए। ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड लाइफ को आप जिए, ओके। ऐसा आपके लिए कटिंग वर्ड्स ना बोलें, लोगों को इंसल्ट ना करें, लोगों को कोल्ड शोल्डर ना दें, और अपने टोन ऑफ वॉइस, म्यूजिक कार्ड, अपनी टोन ऑफ वॉइस पर आप ध्यान लें। इस तरह से बोले कि लोगों को आपके शब्दों से राहत मिले। और आपके लिए राइटिंग कार्ड भी है, बल्कि राइटिंग कार्ड भी है आपके लिए। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारिए। अगर कुछ लोगों से आपको लिखकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो आप लिखकर माफ़ी मांगिए, या एटलीस्ट आप अपनी जो गलतियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, आपको किन चीज़ों का अहंकार है, उन चीज़ों को लिखिए और उसको सुधारिए, उसको सुधारने की आप कोशिश कीजिए। आप लोगों की इंस्पिरेशन बनने के लिए भाषा का इस्तेमाल कीजिए। लोगों को पॉजिटिव मोटिवेट करने के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिए। अपनी नॉलेज का समझदारी के साथ यूज़ करना शुरू कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पाइल नंबर 2 में जो मैंने डिफरेंट मिक्स एनर्जीज बताई है, इनमें से कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, और आप किस तरीके से इसके ऊपर अब वर्क करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने इस पाइल से कुछ सीखा, समझा और अपने अंदर वर्क करके सुधार करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 3 यानी जिन्होंने सेकेंड हाउस को चुना है, आप लोगों का कौन सा कर्मा आपको परेशान कर रहा है इस समय में। जो सेकंड हाउस होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, जो हाउस नंबर 2 होता है सॉरी, वो एसेट्स का, फाइनेंसेस का कार्ड होता है, यानी जमीन, जायदाद, पैसा, ठीक है, कार, बंगला, मोटर, गाड़ी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। जमीन, जायदाद, पूंजी, समृद्धि का एक हाउस होता है। और उसके साथ जो कार्ड आया ना, स्टोरी कार्ड आया है, अगर आप इसको देखेंगे तो एक काफ़ी विची सी एनर्जी है इसके अंदर, वेरी नेगेटिव एनर्जी। खोपड़ी दिख रही है यहाँ पर, जैसे कि किसी तरह का कुछ बहुत ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया जा रहा है। और ग्रैंड मदर अर्थ कार्ड भी है, बहुत पुरानी बात है, ये पास्ट लाइफ की बात है। इसके अंदर जो मुझे एनर्जी नजर आ रही है, वो पास्ट लाइफ की एनर्जी ज़्यादा नजर आ रही है। इससे पहले वाली जो पाइल्स थी, उनमें इस लाइफ और पास्ट लाइफ दोनों की ही हो सकता था पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नजर आ रही है ना, ये आपकी किसी पास्ट लाइफ बैड डीड की एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो आप मुझे इसमें से जो मैसेज मिल रहा है, ये एक फिगर है जो किसी छोटे बच्चे का लाइक रास्ता रोक रहा है। यहाँ जमीन, जमीन, पानी, जमीन, रास्ता रोका जाना। और यहाँ पर है, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं व्हेल कार्ड, जो समुद्र का जो राजा होता है, समुद्र का कोई कब्जा, समुद्र के ज्यादातर हिस्से पे उसका कब्जा, छोटी मछलियों को कुछ ना समझना। देखिए मुझे ऐसा लगता है, और फिर से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये रीडिंग, ये पाइल आपको ट्रिगर कर सकती है। अगर आपको ट्रिगर हो रहा है तो आप इस रीडिंग को मत देखिए। वॉट आई कैन फील फ्रॉम ऑल दीज कार्ड्स, किसी एक पर्टिकुलर कार्ड की वाइब्रेशन नहीं है ये, लेकिन ये ओवरऑल जो इसकी वाइब्रेशन आ रही है ना, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि पास्ट लाइफ में
मे बी, और मे बी इस लाइफ टाइम में भी कुछ लोगों के लिए आपका किसी तरह का सोशल दबदबा रहा है या रहा होगा पहले। पावर पावरफुल पोजीशन पर आप कहीं रहे हो, मे बी किसी अगर पुराने समय की बात करें तो हो सकता है कि आप किसी हायर पोजीशन पर आप रहे हुए हो, जैसे मंत्री, जैसे दरबारी, जैसे सेनापति, जैसे किसी हायर रैंक पोजीशन पर, हायर रैंक ऑफिसर पर, ऐसा जिसका सिक्का चलता है, जिसका दबदबा चलता है। और अगर अभी की बात करें तो जैसे किसी हायर रैंक ऑफिसर, या तो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हाई ऑफिसर हो गए, या आर्मी में या नेवी में किसी तरह के बड़े ऑफिसर्स हो गए, वन साइड। दूसरी साइड जो भाई लोग टाइप के होते हैं ना, जैसे जो हफ्ता वसूली टाइप के जो लोग होते हैं, जो गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, तस्कर जो लोग होते हैं, टेररिस्ट जो लोग होते हैं, मनी के द्वारा, ताकत के द्वारा अपना दबदबा जो कायम करते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखा, असली ज़िंदगी में मैंने ऐसे लोग कभी देखे नहीं अपनी लाइफ में। हाँ, जैसे लेकिन मूवीज से बताते हैं ना, वो गैंगस्टर्स होते हैं, वो माफिया वाले लोग होते हैं, ज़मीन माफिया वाले लोग होते हैं, और उस तरह की कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस लाइफ टाइम में नहीं तो पास्ट लाइफ टाइम में आपने दबदबा रखा है, ज़मीन पर दबदबा रखा है, ज़मीन पर कब्जा रखना, पानी पर कब्जा कर लेना, लोगों की ज़मीन हड़प लेना, लोगों को पानी नहीं मिलने देना, और जैसे जंगलों को काटना, लकड़ी की तस्करी करना, मदर अर्थ का शोषण करना, मदर अर्थ का किसी न किसी तरह का गलत हरकत करना, जैसे अवैध खनन करना, किसी भी तरह का इलीगल वर्क, किसी भी तरह का इलीगल वर्क जिससे दूसरे लोगों को प्रताड़ना मिलती हो, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती हो। आपने अपने रुतबे का गलत फायदा उठाया हो, आपने अपनी पोजीशन का, अपने पावर का शो ऑफ करके आपने, मतलब कि पैसे के दम पर या फिर पावर के दम पर, या फिर मे भी अपने सेक्सुअल एनर्जीज, अपने सिड्यूल, आपकी जो सिडक्शन क्वालिटीज है उसके दम पर, या फिर ब्लैक मैजिक के द्वारा, जादू टोने के द्वारा, उस तरह का कुछ भी, वॉट एवर, उस तरह से आपने लोगों को परेशान किया होगा, और कमज़ोर लोगों को आपने दबाया होगा। और इसकी वजह से अब ये हो सकता है कि इसका जो इफेक्ट अब जो आ रहा है वो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है कि यू आर डिप्राइव्ड ऑफ मनी। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रुतबा नहीं है, आप हमेशा मनी मतलब पैसों की तंगी आपको चलती रहती है, हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहती, लोग आपको दबाते रहते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, आप ब्लैक मैजिक से खुद परेशान हो चुके हो, और जैसे आपकी ज़मीन चली गई, आपका घर कहीं चला गया, आप बिना बात के वाद विवादों में उलझ गए, आपके ऊपर झूठे केसेस लग गए, इस तरह का आप इस समय में आप भोग रहे हो अगर, तो क्वाइट पॉसिबल है कि पास्ट लाइफ टाइम में जिन कमज़ोरों की नेगेटिव एनर्जीज हाई जिसको हम बोलते हैं, वो जो आपको लगी है ना, वो अब आपको इस लाइफ टाइम में बैक कर रही है, वो बैक हो रहा है अब इस वक्त में यहाँ पर। देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है, इट्स ईजी फॉर मी टू हियर सब्टल साउंड दैट हेल्प मी क्रिएट माई रियलिटी। पास्ट की दबी छुपी पुरानी आहें, कराहें, हाय जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी रियलिटी को इस समय में क्रिएट कर रही है। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो मैं इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताना चाहती, मुझे पसंद नहीं आता किसी की नेगेटिविटी को उसको एक्सग्रेट करके बताना, इसलिए मैं इस फाइल को बहुत शॉर्ट में वाइंड अप करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप फिर से देखना चाहते हैं इसको रिमाइंड करके आप देख लीजिए, इस तरह के किसी पास्ट बैड कर्मा का इफेक्ट आपको डेफिनेटली देखने मिला। जो ब्लॉकेजेस आपके हो रहे हैं ना, हेल्थ का ब्लॉकेज आपको होगा, रिलेशनशिप का ब्लॉकेज आपको होगा, करियर ब्लॉकेज आपको होगा, मनी ब्लॉकेज आपको होगा, और समाज में, सोसाइटी में किसी तरह का कुछ ऐसा हो जिससे कि आपका इज्जत खराब हो रही हो, या आपका इमेज डाउन हो रही हो, इस तरह के ब्लॉकेजेस आपको इस समय में हैं। ओके, और आपको करना क्या चाहिए, देखिए एक तो बुक्स लिखा हुआ है यहाँ पर,
तो पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा आपको धार्मिक किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। कर्मों का कर्मा कैसे बैक करता है ना, इसके ऊपर थोड़ा आपको ज्ञान नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने पास्ट कर्मास के लिए सॉरी फील कर सको, माफ़ी मांग सको। एंड यहाँ पर शेफ कार्ड भी है, एपेटाइट वर्ड लिखा है, भूख वर्ड लिखा है। मैंने कहा ना, आपने पास्ट लाइफ में कुछ गरीब बेसहारा लोगों का भूख का आप कारण बने हो, उनके दर्द का कारण आप बने हो, वो काफ़ी पॉसिबल है। तो इस लाइफ टाइम में आप भूखे लोगों को भोजन दीजिए, जहाँ तक हो सके आप लोगों की सेवा करने का काम कीजिए। अपनी पास्ट और ख़ास तौर पे आप कार्मिक अपने कर्मा को रिलीज करने के लिए ना आप स्पिरिचुअल बुक्स यानी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कीजिए। क्योंकि आप जब आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ते हैं ना, जो पुराण वगैरह हम पढ़ते हैं, उससे भी पापों का नाश होता है। तो आपके लिए यहाँ पर आया है कि आप किसी अच्छे होली स्क्रिप्ट को पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, कुछ ऐसा आप होली स्क्रिप्ट्स को पढ़िए कि आपके पापों का शमन हो। और दूसरा, आप ना लोगों की सेवा कीजिए, खास तौर पर अन्नदान, जल दान, अपने धन का सदुपयोग लोगों को दान देने में कीजिए, लोगों की भूख मिटाने में कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शायद इसमें राहत ज़रूर से मिल सकेगी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। जैसा कि कहा जाता है, अ टास्क वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर शुरुआत सही हो तो सफलता निश्चित हो ही जाती है। जीवन की यात्रा में आप हर दिन की शुरुआत सही सही करने के लिए या फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूं मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो चुनिए मेरे बनाए हुए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर को। क्या है इसकी खासियत, बात करूंगी आज इस वीडियो में। सफलता, समृद्धि और खुशहाली के जिस मुकाम पर आप मुझे आज देख रहे हैं, उसमें मेरे यूज किए हुए प्लानर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं काफी सालों से अपने लिए डिफरेंट तरह के प्लानर्स यूज करती रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आज लेकर बैठी हूँ अपने सारे पुराने प्लानर्स, और बहुत ढेर सारे प्लानर्स को यूज करने के बाद में अल्टीमेटली मैंने ये अनुभव किया कि एक सही प्लानर को, एक एक्चुअल अच्छे प्लानर को कैसा होना चाहिए, और उसी आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर मैंने डिजाइन किया है ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। यकीन मानिए कि इस प्लानर के उपयोग से आपके दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ना सिर्फ आपके दैनिक कार्यों में ये आपको व्यवस्थित होने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति तक ले जाने में ये प्लानर आपकी मदद करता है। ये सही मायनों में एक ऑल इन वन प्लानर है, और इसको मैंने एक सेल्फ हेल्प गाइड बुक की तरह से डिजाइन किया है, ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में सतत प्रयास भी कर सकें और अपनी ग्रोथ को आप खुद ही चेक भी कर सकें। ये प्लानर आपको खुद से बातचीत करने का अवसर देता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर यहाँ पर सेल्फ टॉक का पूरा सेक्शन दे रखा है, और आपको आपकी सेल्फ एनालिसिस करने के लिए मजबूर करता है। हर महीने के लास्ट में मैंने मंथली एनालाइज करने के लिए भी आपके लिए इसके अंदर सेक्शंस बनाए हैं, और दुनिया की सब दूसरी तरफ से ध्यान हटाकर अल्टीमेटली आपका ध्यान खुद पर फोकस हो जाए। आप अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों को सुधारने, अपने सपनों को हासिल करने, अपनी जिंदगी को सही मार्ग पर ले जा सकें, इसके लिए एक सुदृढ़ मार्गदर्शक का काम करता है ये मेरा बनाया हुआ माइंडफुल जर्नी प्लानर। ये अगर आप इसको देखेंगे डिटेल में तो ये आपके वीकली टास्क, मंथली टास्क और डेली टास्क भी मैनेज करवाता है। साथ ही इसमें इस तरह के सेक्शंस बने हुए हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट करवाता है, या बुक रीडिंग के सेक्शंस इसमें है, या आप किसी हॉबी पर काम करना चाहते हैं, या आप किसी स्किल पर काम करना चाहते हैं, तो उन सभी के इसमें स्पेशल सेक्शंस दिए हुए हैं। आपकी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को ये ट्रैक करता है, आपके विचारों को सुव्यवस्थित करता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है आप इसमें लिख कर खाली कर सकते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की डेली आदत भी ये प्लानर आपको डलवाता है। एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन और एक पीसफुल इवनिंग रूटीन इसमें दिया गया है, ताकि आप मानसिक रूप से हमेशा शांत और खुश महसूस कर सकें। इसमें एक्सरसाइज करने के लिए, फूड सप्लीमेंट्स के लिए, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, और यहाँ तक कि मेडिटेशन की याद दिलाने के लिए भी सेक्शंस बने हुए हैं। यानी एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन।
ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और अपने लिए एक कॉपी सुरक्षित कीजिए आज ही। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। यह अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी